नाज़रीनो सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे शोबे की बात करते हैं जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो तल्लुक़ भी और असरात भी ज़िंदगी के हर शोबे, हर आस्पेक्ट पे और इसी तरह से नेशनल लेवल या कौम जो होती है उसके भी हर पहलू और हर डिपार्टमेंट और हर शोबे को सफ़र भी करना पड़ते हैं और उससे उसके मुस्तफ़ीज़ भी होते हैं। तो वो शोबा है तालीम का। वैसे तो पाकिस्तान अब 70 ईयर्स से ज़्यादा इसकी क़याम को अरसा गुजर गया है, तो इंडिकेटर्स जो हैं वो आलमोस्ट मईशत ले लें आप, उसमें इदारों की जो एक मजबूती है या इस्तेहकाम है उसको ले लें, तो हमें ज़्यादातर मायूसी का सामना ही करना पड़ता है। तो पिछले एक साल से तो कोरोना जो है कोविड-19 उसने भी गहरे और दूर असरात मुरतब किए हैं हमारी कौमी ज़िंदगी के ऊपर भी और हमारी इनफरादी ज़िंदगियां हैं उनके ऊपर भी, और इसी तरह से इदारे भी मुतासर हुए हैं। लेकिन हम आज जिस रिपोर्ट को डिस्कस करने लगे हैं ये UNO की तरफ से जारी की गई है और ये रिपोर्ट जो है ये है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के बाद आता है क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वांटिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वांटिटी में भी अभी हमारा रेट ऑफ लिटरेसी जो है वही मुतात अंदाज़ों के मुताबिक 60% से भी कम है, और अगर उसको ओरिजिनली देखा जाए तो वो 40 या मोर देन 40 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना उसने ये जारी की है और ये है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर रिपोर्ट है। तो सामीन मोहतरम एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि कैपिटल जो है ये पहले तो यही समझा जाता था कि कैपिटल से मुराद सरमाया ही है, यानी कंक्रीट की शक्ल में जो चीज़ें आपके पास हैं, या वेल्थ जो है वो आपके जो रिसोर्सेज हैं फिज़िकल और मटेरियल रिसोर्सेज उनको ही समझा जाता था। लेकिन ये तो अब पता चला है, और तरक्की याफ्ता ममालिक की हम तरक्की को देखते हैं, उनके जब पैरामीटर्स को देखते हैं तो ये हमें एहसास हुआ है कि ये तो HRM जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाकायदा एक साइंस है, वो बाकायदा एक सब्जेक्ट है, और ह्यूमन कैपिटल उससे कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ऐसे ममालिक जिनके पास कैपिटल तो था फिज़िकल या मटेरियल रिसोर्सेज की शक्ल में, लेकिन उनके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं था, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को उन्होंने मैनेज नहीं किया, उस तरह से स्किलफुल नहीं किया, तो वो सारे वसाइल के होते हुए भी तरक्की नहीं कर सके और तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका शुमार नहीं हो सका। और ज़िंदगी के हर शोबे में वो दो किस्म की होती हैं चीज़ें। एक वो आप कह लें कि जो ममालिक हैं, अगर पूरी दुनिया को देखा जाए ना मार्केटिंग के हिसाब से, तो दुनिया में तो इस वक्त दो तरह की अक़वाम और ममालिक और जो तकसीम है इसकी मार्केटिंग की उसमें, कि या तो वो ममालिक और अक़वाम हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं और या फिर वो हैं जो कंज्यूमर्स हैं। तो ये दुख के साथ कहना पड़ता है हमें कि हमारा मुल्क भी जो है वो कंज्यूमर्स में ही शामिल है, और हमारे इसी तरह से दीगर इस्लामी ममालिक में से भी मोस्टली और तरक्की पजीर ममालिक की अक्सरियत भी इसी में शामिल है। तो ये बात तय है, ये बात जो है ये एब्सोल्यूटली कंक्लूजन हो चुका है इसका, कि जो भी अक़वाम प्रोड्यूसर्स, जो ममालिक प्रोड्यूसर्स नहीं हैं और वो कंज्यूमर है, तो वो कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकेंगे, ना बन सकेंगे। वो एक मार्केट है, उनको दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स कौन हैं?
जो चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हैं, उसको ईजाद करते हैं और उसमें डे बाय डे, डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। और जिसकी बड़ी मिसाल ये आपके हाथ में एक जो सेल फ़ोन है, इसको देखें आप, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या सूरत थी। अब आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारा नॉलेज, सारी मार्केट्स, सारे जो फिगर्स हैं, सारे डाटाज किसी भी किस्म के आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक फ़्लो है, आईटी की सदी इसीलिए कहते हैं इसे। और आईसीटी जो है, ये इसका जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे 10, उनमें से शामिल है। ये भी एक आईसीटी का आगे तरवीज और तरक्की एजुकेशन में करनी, आईटी लिटरेट करना लोगों को, आईटी स्किल्स देना, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जबकि हमारे मुमालिक या जिस मुल्क की हम शहरी हैं और हमें अपनी जान से भी प्यारा है, हमारे लिए इज़्ज़त और ऑनर पाकिस्तानी है, हमारी वैध पहचान पाकिस्तान है, तो उसमें भी ये हाल जो है आईटी के मामले में कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका अपना मेल अकाउंट अगर है भी तो वो उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको किसी की मदद लेना पड़ती है, वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते उस तरह से। तो ये मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन है ये, इन्होंने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इसकी जो ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट है, ये उन्होंने तैयार की है लेटेस्ट, यानी इसी साल की 2021। तो ज़ाहिर इसमें 2020 का डाटा भी है। तो इसमें 130 ममालिक उन्होंने किए हैं शामिल, और 130 में से इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान जो है वो 125वें नंबर पे है। यानी टॉप जो 100 कंट्रीज़ हैं उनमें भी पाकिस्तान नहीं है। तो अगर नीचे से बॉटम में देखें तो हम 5वें नंबर पे हैं। बॉटम में 125 जो ममालिक है, 124 ममालिक वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। और अब इसकी तफसीलात क्या हैं जी, कि नॉर्वे इस वक्त जो है वो क्वालिटी एजुकेशन में। अब ये भी एक बारीक सा फ़र्क है कि एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन ही अभी हमारी तो खैर उस लेवल या उस क्वांटिटी ही नहीं उतनी ज़्यादा। 100% रेट ऑफ लिटरेसी अभी हम बहुत पीछे हैं उससे, और ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये रेशो और भी कम है, अलार्मिंग सतह पे है। तो नॉर्वे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन में नंबर 1 है, फिनलैंड जो है ये सेकंड है, स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पे है, और ये जो दुनिया का सबसे यूनी सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है, चौथे नंबर पे है। तो इस तरह से एशियाई ममालिक जो है उनमें से टॉप जो 100 है उनमें नेपाल में शामिल है टॉप 100 में, और पाकिस्तान 125वें नंबर पे है। श्रीलंका, नेपाल, 2 मुल्क ऐसे हैं जो 100 ममालिक में शामिल हैं, श्रीलंका और नेपाल। तो अगर रैंकिंग में देखा जाए तो श्रीलंका 70 नंबर पे है और नेपाल जो है ये 98 नंबर पे है। और बांग्लादेश, जिसको हमने अपना एक उज़्व मुअत्तल और बहुत ही ज़्यादा हम ये 1971 से अगर हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने या आगे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग, तो ये महफूज है कि हम उन्हें समझते थे कि ये हमारी तरक्की की राह में कोई रुकावट है। वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है और वो आबादी जो है वो कम पढ़ी लिखी है और वहाँ पे कुदरती आफात ज़्यादा होती है, तो उनको हमने जान छुड़ाई एक तरह से। लेकिन आज आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त इस रैंकिंग में वो 111वें नंबर पे है बांग्लादेश। और अगर मईशत में भी देखा जाए तो उनका जो टका है उसने हमारे रुपए को टका टोकरी कर दिया, बल्कि इस तरह से वो आगे निकले हैं। और हुआ क्या है कि वहाँ पे वर्किंग कल्चर है, उन्होंने भी अपने ह्यूमन कैपिटल को मैनेज किया है, ऑर्गेनाइज किया है और फिर उनको भेजा है, एक्सपोर्ट किया, और उसमें फिर बाहर से उन्होंने ज़र मुबादला और अपने मुल्क के अंदर छोटे छोटे कर्जे और बिजनेस, और हर बंदा वर्किंग क्लास यानी कि बड़ी, जो कि हमारे यहाँ नहीं बन सकती। हमारे यहाँ करप्शन की वजह से और इदारों के अंदर इतनी ज़्यादा बदउनवानी और इतनी ज़्यादा वो मेरिट की खिलाफ वर्जी कि वो जो हम मेयार दुनिया में चाहिए था, रिक्वायर्ड था,
हम उससे बहुत पीछे हैं। और अगर क्वालिटी एजुकेशन में देखा जाए तो फिर तो अभी हमारा कोई इम्कान ही नज़र नहीं आ रहा कि हम इतने ज़्यादा बजट, इतने ज़्यादा डोनेशंस, इतने ज़्यादा ममालिक से हम लेते हैं ग्रांट्स, और इतने ज़्यादा फिगर्स, ख़ास तौर पे टीचर्स और हमारे ऑफिसर्स और हमारे एजुकेशन के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और रिफ्रेशर कोर्सेज और यूपी स्कीम, कोई जनाब यूएससी स्कीम, किसी में कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तालीम में एक ना एमरजेंसी बर्पा है। और ये गुज़श्ता 10-20 साल में तो ऐसे भाग दौड़ लगी हुई है कि जैसे हम आसमानों को छूने लगे हैं। हमारा तालीमी मेयार पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं नंबरों का मामला, तो हमारे बच्चे इतने ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं कि वो समझ ही नहीं आती कि वो नंबर जो रह गए हैं उनके 3-4 टोटल मार्क्स में से, वो पता नहीं क्यों रह गए। सर, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं मतलब है आपकी गुफ्तगू सुनकर ये पूछना चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद जो हमारा, हम पाकिस्तान की बात करते हैं भी, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है फंडिंग के बावजूद। दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क जो है वो भी कंज्यूमर्स में है, तो इनको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? इसके लिए आप ज़रा काइंडली अपनी जो माहिराना राय है वो ज़रा आप हमें बताइएगा कि हम पाकिस्तान जो है वो बैरूनी ममालिक के साथ कैसे लिटरेसी रेट को अप कर सकता है, और प्रोड्यूसर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरे साहब, इसमें मैंने चूँकि खुद एमफिल किया है, उसमें रिसर्च वर्क भी किया है, इस तरह से एमएड भी मैंने आईआर से किया, वहाँ पे भी हमें एक थीसिस करना पड़ा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो रिसर्च वर्क है वो रिटर्न शेप में इतना ज़्यादा पड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि अगर हम दुनिया के किसी भी मुल्क से मुआवजा करें तो हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा होगा अगर उस क्वांटिटी को देखा जाए। बट बात फिर यहाँ पे वो एजुकेशन की नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी क्या है कि वो हमारे जो एक्सपर्ट्स बन रहे हैं, वो हमारे जो हाई मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो हमारे जो पीएचडी में भी लीडिंग पोजीशन पे जा रहे हैं लोग, वो प्रैक्टिकली कुछ हमें नहीं नज़र आया कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया हो, कोई ऐसी रिसर्च की हो, कोई इवन छोटी सी कोई ऐसी चीज़ जिसने दुनिया को हिला के रख दिया हो और दुनिया में प्रोड्यूस करने के काबिल बने हो। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, इसको एक तो ये है कि इसमें इंटरफियरेंस बढ़ी है, इंटरवेंशन बढ़ी है कि टीचर जो है ना, इस वक्त मैं चूँकि इस निज़ाम का हिस्सा हूँ और इसका एक कल पुर्जा समझ लें मुझे, तो हमारे यहाँ जितना भी हमारा फोकस है वो डाटा के ऊपर है। और डाटा जो दिया जाता है वो चूँकि सारी प्लानिंग जो है वो आपकी किस पे होनी है, डाटा बेस पे। और जब आपकी बेस ही जो है वो रियल नहीं होगी, फेक होगी, तो फिर आपके बाकी सारे प्लान्स जो है आप खुद अंदाज़ा करें कि उनका क्या असर होगा। तो वो जो हमारे डाटा बता रहा है ना, वो तो बहुत कुछ अच्छा बता रहा है, उसको देख के तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हम अपने बच्चों के मार्क्स देख के बहुत खुश हो जाते हैं, हम उनकी डिग्रीज को देख के, हम नंबर ऑफ पीएचडी या हायर एजुकेशन में उनका नंबर देख के बड़े खुश हो जाते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ का जो है जाल बिछ रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है, मेडिकल कॉलेज बेशुमार हो गए हैं, हमारे यहाँ वक्त में बहुत कम होते थे, महदूद थे। तो क्या ये फिर ये सारी चीज़ें जो है, इनके मैं वही चीज़ फोकस करना चाहता हूँ कि अगर क्वालिटी एजुकेशन है, या हमें क्वालिटी एजुकेशन जो है वो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च बच्चे करना चाहते हैं, उनके बड़े मसाइल हैं। वो साजिद साहब खुद बताते हैं कि उनको ये जब वो रिसर्च में जाते हैं तो उनके सुपरवाइजर्स या उनका वो जो एक इंटरनल और एक्सटर्नल जो वहाँ पे एक निज़ाम है, वो उनके हाथ कैसे बांधता है और उनको किस किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। ये तलख हकीकतें हैं, आपको देखना पड़ेगा इसे। हमारा यूब तहकीकाती इदारा, हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद सबसे पुराना कदीम है, लेकिन आप देख लें कि आज भी सारे बीज हम ज़राअत से मुतल्लक है। उनके थीसिस देख लें, उनका काम देख लें, उनका बजट देख लें, तो आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमने कौन सा सीड बनाया, हमने कौन सी ऐसी चीज़ की जिसको बाहर के मालिक ने हमसे इंपोर्ट किया हो? अभी तक हम बीज, राइस का हो, वो मेज़ का हो, या वो इवन इसका वीट का हो, ये सारी क्रॉप्स जो हैं इनके हाइब्रिड बीज आ गए हैं और वो सारे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मियां साहब, ये भी बताइएगा कि क्वालिटी एजुकेशन कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ और करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए अब हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने
मुख्तलिफ स्लोगन्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं कि से नो करप्शन, नैब बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अब आप हालिया ये सेनेट में ही देख लें कि क्या कुछ हुआ है। तो क्या रिकमेंड करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन फ्री पाकिस्तान हकीकत में बन जाए? साजिद साहब, बात यह है कि सिस्टम कोई भी बुरा नहीं होता, वो पार्लिमानी हो, वो सदारती हो, वो सोशलिज्म हो, वो कैपिटलिज्म हो। दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई निज़ाम ऐसा है जो हमसे डिफरेंट है। पार्लिमानी निज़ाम जो हमारे यहाँ, ये भी कामयाबी से चल रहा है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में चल रहा है, ये यूके के अंदर आप देख लें तो। लेकिन ये है कि निज़ाम की, ये आप कहते हैं जी कि अगर शहरी आज़ादियाँ ना हो और जमहूरियत ना हो, तरक्की में चाइना के अंदर कोई वो नहीं है ऐसी चीज़, रशिया के अंदर नहीं, तरक्की कर रहे हैं, कर गए हैं। तो सिस्टम जो होता है ना, वो कोई भी उस वक्त ही कारगर होता है जब उसके अंदर जो कौम है वो उसको अपनाती है दिल और रूह के साथ और उस पर अमल करती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इदारे जो है वो पनप नहीं सके, इदारे जो है वो उस तरह से इस्तेहकाम नहीं पा सके, और इनफरादी तौर पे जो भी बंदा आया उसने तजर्बात ही किए हैं। और अब भी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अब भी तजर्बात का ही सिलसिला जारी है। और ये जो निज़ाम के अंदर पिछले, अब तो मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ दौर के बाद, और मुशर्रफ के दौर में भी वो जब जमहूरियत बहाल हुई थी तो काफ़ी मतलब है जमहूरी आज़ादियाँ भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन आप देख लें कि कोई इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो कोई उस पर लगा रहा है, अपोजिशन पार्टीज हैं, दस्त बगिरेबान है। इवन हमारा पूरा मुआशरा जो है ना इस वक्त वो मुंतशिर है, कोई शराजा बंदी नहीं है। तो जब तक हम बतौर कौम के एक्ट नहीं करेंगे तो बतौर कौम के हर बंदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को साइड पे नहीं करेगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट और पैट्रियटिज्म जो कागज़ों में तो बहुत है और ज़बानी कलामी तकारीर में भी बहुत है, लेकिन जब तक अमली तौर पे हर फर्द, जो कि इस इकबाल के बकौल हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो जब तक ये नहीं सिलसिला होगा ना तो उस वक्त तक आप ये ख्वाब जो है ये कभी भी ताबीर नहीं पा सकेगा। अगर हमें इकबाल का पाकिस्तान और कैद आज़म का पाकिस्तान चाहिए तो उसकी तकमील करनी है तो फिर डॉक्टर कदीर खां की तरह हमें अपने मफादात छोड़ के आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हमें बहुत सारी और मिसालें ऐसी हैं जिन लोगों ने काम किया इस मुल्क के लिए, लेकिन उनको फिर वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनको उस तरह की वो ऑनर नहीं मिली। और ये एक हमारे यहाँ अलमिया है कि हमारे हीरोज़ जो हैं उनको उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं की गई उनकी। और जैसे वो किसी का शेर है ना कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ। क्या बात है। हम जो लोग चले जाते हैं दुनिया से उनकी तो हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमने कैद आज़म से लेकर, ये मैं तलख बात करने जा रहा हूँ, कैद आज़म से लेकर उसकी बहन जिसने अपनी शादी नहीं की और इस मुल्क के लिए जब वो भी सदारत के लिए आई तो उसको भी क्या लोगों ने वो एक क्या कहते हैं कि कुतिया के गले में वो लालटेन डाल के उसको सड़कों पे घुमाया। और मैं याद दिलाता चलूँ कि वो लालटेन उनका इंतखाबी निशान था। तो यानी ये जब सूरत हाल हो, मैं नाम भी ले सकता हूँ जिन लोगों ने ये सारे कारनामे किए हैं, लेकिन मकसद इस वक्त बताना है कि हम अपने मौसलों के साथ, अपने हीरोज़ के साथ अच्छा नहीं करते। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जब तक इदारे जो हैं वो आज़ाद नहीं होंगे, इदारों के अंदर कमिटेड और प्रोफेशनल 100% प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे, जब तक पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती हो या इस्लामी हो, जो भी निज़ाम है उसके साथ इखलास के साथ काम नहीं होगा, जब तक आइन जो है वो एक तहरीर की शक्ल में पड़ा रहेगा शेल्फ्स के अंदर और वो पार्लियामेंट की राहदारियों में, तो उस वक्त तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप उसके एक एक हरफ को मुकद्दस समझते हुए उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको कोई किसी निज़ाम से भी फ़ायदा नहीं होने वाला। बस यही कहना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए भी हमें अखलास और अमल की ज़रूरत है। और जो हमारे जैसे लोग इसमें काम कर रहे हैं टूल्स के तौर पे या स्टेक होल्डर्स समझ लें या फील्ड के, इनसे भी अगर कोई फीडबैक लिया जाए, पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए, तो ओरिजिनल डाटा जो है उस पर फोकस किया जाए। तो कहीं से तो शुरू करें ना यार, हम बहुत ही नीचे हैं। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल शक्ल, लेकिन ये तो नहीं कि आईना ही आप जो है वो भद्दा कर दें या उसे तोड़ दें। अगर आपकी शक्ल नहीं अच्छी आ रही, आप आईने की बजाय अपने आप को अच्छा करें, तो फिर इंशाल्लाह जब वो डाटा हासिल होगा तो फिर हमें पता होगा कि ये एक एक ईंट ऊपर जा रही है। तो अब हम करते क्या है कि हम कहते हैं कि जो आईना है ना वो हमें अच्छा दिखाए, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने चेहरा अच्छा करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। हमें पत्ते जो हैं वो उनको रंग करने की नहीं ज़रूरत, हमें जो दरख्त है उसकी जड़ों को तवानाई देनी पड़ेगी।
और फिर वो जो बागो बहार और वो नखल और उसके फूटेंगी कौंपलें और उस पर फिर जो बरगो बहार आएंगे, तो इंशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन भी, और आप प्रोड्यूसर भी बनेंगे और आप लीडर भी बनेंगे और आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। और ये दुनिया की तारीख़ में, ये किसी भी दौर में आप देख लें, वही अक़वाम, वही मुल्क, वही मुआशरे तरक्की कर के आगे आए हैं जिनके अफराद ने अखलास के साथ, कमिटमेंट के साथ और ज़ाती मफादात को बलाए ताक रख के काम किया है। तो आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करने की तौफीक दे और हिम्मत दे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सारे हमारे अफराद मुआशरा शामिल हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।